Hello friends, my name is Jatin Gautam and I have started an initiative called the newspaper daily, and here I will be reading the Hindu newspaper. And after seeing my video you have to read the newspaper too. You can download it on Telegram, and if you have if you have to take a subscription, you can take a subscription of the e-paper. So let's start today's video. Uh, uh, Today is April 30th, so we will be discussing the newspaper of April 30th. Okay, so let's start. If we see on page number 1, um, there is nothing such important. One article is on the exit polls, what exit polls are predicting about results of election in Tamil Nadu, Kerala, and Assam. So these are the exit polls. We don't have to worry about that. Two news are about. Actually, three news are about COVID. That's not important too. I mean, that's not important because uh, nearly every article have the same thing. Uh, about oxygen or how many are dead or beds are not available, vaccine, same thing, just from different regions of the country. When I say that this thing is not important, like 6 dead in UP hospital, can allege oxygen scarcity. I mean, आप ये मत सोचेगा कि 6 डेड इन यूपी इन हॉस्पिटल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब मैं इम्पोर्टेंट कहता हूँ कि कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, वो मैं कह रहा हूँ कि इन रेफरेंस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. ओके, सो हम लोग का जो एक फोकस रहेगा वो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ पर रहेगा. ओके, अच्छा, एक इसमें न्यूज़ है, ये है कि हाई कोर्ट पुल्स अप सेंटर ऑन पेंडेमिक. मतलब कि हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को क्वेश्चन किया है कि इतना पुअर परफॉर्मेंस क्यों है. लेकिन ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी इसने क्वेश्चन किया है, इसके बाद सेंटर वहाँ से कुछ बोलेगा और इन लोगों का जो है आपस में चलता रहेगा. इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो रही हो, तो उस पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है आगे चल कर तो अब हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे. ओके, तो पहले पेज पे तो ऐसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट. दूसरा पेज, और अच्छा एक्चुअली इसमें आज साउथ वाला भी जो पेज है वहाँ पे भी कुछ भी नहीं है. मतलब एक न्यूज़ है कि एट 38,607 कोविड केसेस केरला हिट्स अ न्यू हाई. तो बस एक ये बता रखा है कि केरला ने जो है एक रिकॉर्ड अपना बना लिया है, वहाँ पे और ज़्यादा केसेस आ गए हैं. और इसमें कुछ भी नहीं है पूरे पेज पे. फिर हम एडिटोरियल पेज पे आते हैं. तो एडिटोरियल पेज में आज एक एडिटोरियल है, टू स्टॉप अ थर्ड वेव इंडिया हैज़ टू मास्क अप. अच्छा, आज मैं आपको बता देता हूँ कि आज ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, आज बस 5-6 न्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी न्यूज़ कोविड से रिलेटेड ही है जो इम्पोर्टेंट है. मैंने बोला था कि कोविड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगी, बाकी कुछ न्यूज़ हैं कोविड से रिलेटेड जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. वो बस ये बता रही हैं कि कि यहाँ पे इतने केसेस बढ़ गए हैं और यहाँ पे बेड नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है. तो हम लोग को वो नहीं पढ़ना है, हम लोग को वो पढ़ना है कि कोविड और सोसाइटी से रिलेटेड जो वो रहेगा, कोविड का इम्पैक्ट क्या पड़ा है सोसाइटी पे और सोसाइटी से लिंक्ड कैसे हो रहा है, सोसाइटी और कोविड के मल्टी डायमेंशनल वो क्या है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं. तो हम लोग को ये पढ़ना है. ओके, तो आज एक एडिटोरियल है, पहला एडिटोरियल है, टू स्टॉप अ थर्ड वेव इंडिया हैज़ टू मास्क अप. थर्ड वेव को रोकने के लिए इंडिया को मास्क अप मतलब मास्क की ज़रूरत पड़ेगी.
ये जो है बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये वेल रिसर्च आर्टिकल है, और ये मैं बता देता हूँ आपको ये किसने लिखा है। ये एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ये कम्युनिकेशन एडवाइज़र रह चुके हैं। इनका नाम थॉमस एब्राहम है। तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। अब आप सोचिए कि WHO का कोई कम्युनिकेशन एडवाइज़र रह चुका था और उसने लिखा है, तो मतलब कि इम्पोर्टेंट है ये, मतलब इसमें जो कंटेंट होगा वो कुछ अच्छा होगा, कुछ इम्पोर्टेंट होगा, कुछ यूज़फुल होगा हमारे लिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं आपको ये रीड करके पूरा नहीं बताऊँगा, मैं आपको इसकी समरी बताऊँगा, और आप एक बार समरी समझ लीजिए, एक सेंट्रल आइडिया समझ लीजिए कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। उसके बाद आप खुद से पढ़िएगा और फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और फिर आपको इजी लगने लगेगा। आपके अंदर एक जो जो मेरा मोटिव यही है कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि आपको हिंदू पढ़ने में, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने में डर ना लगे। जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत लेंदी पेपर है और मेरे को जो है अच्छा नहीं लग रहा है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं आपका टाइम बचाने के लिए भी पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि क्या है, उसके बाद आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा बहुत जल्दी पढ़ पाएंगे, ठीक है। और आजकल एडिटोरियल की, इनके एडिटोरियल की जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी सिंपल हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो एडिटोरियल वही कि थर्ड वेव को रोकने के लिए मास्क लगाने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो इसमें बताई गई है वो ये है कि हम लोगों को हिस्ट्री से सीखना चाहिए, थोड़ा पास्ट से सीखना चाहिए, पास्ट रिकॉर्ड से सीखना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि हम लोग को एक बात याद रख लेनी चाहिए कि हम लोगों ने जो पहले पास्ट में देखा है कि बाकी देशों में जो है वेव्स आती रही हैं, जैसे कि यूएस में 3 वेव आ गई हैं, ब्राज़ील में 3 वेव आ गई हैं, यूके में भी 3 वेव आ गई है। यूके में पहली वेव जो थी वो बहुत स्मॉल थी, और लेकिन दूसरी और तीसरी वेव जो है वो बहुत ही एक्सप्लोजिव थी। साउथ अफ्रीका में 2 वेव आ चुकी हैं। तो हम लोग को भी अब जो सीखना चाहिए वो ये सीखना चाहिए कि तो हमारे यहाँ तो अभी दूसरी वेव चल रही है ना, और एवरेज में रिकॉर्ड ये रहा है कि 3 वेव आई ही आई है ना। तो हम लोग को एक तो अभी दूसरी वेव से बचने के लिए काफ़ी मेजर्स लेने होंगे, और आगे चल के एक्स्ट्रा मेजर्स लेने होंगे कि तीसरी वेव ना आए। जैसे कि साउथ अफ्रीका में 2 वेव आई है, तो हो सकता है कि इंडिया में भी हम लोग अगर कंटेन मेजर्स सही से रखें तो 2 ही वेव आए, है ना। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो वेव्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स हैं जो हम लोग इंडिया में लगा सकते हैं, जिससे कि हम लोग दूसरी वेव से बच सके और तीसरी वेव आने से रोक सके, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला है कि अगर हम लोग आगे की सोचें तो हम लोग को नेक्स्ट वेव को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो वैक्सीन्स है, लेकिन वैक्सीन इस वक्त इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो ये कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हाई है ना। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, वो चेक रिपब्लिक में रहता है, तो ही वॉज सेइंग कि यहाँ पे मैक्सिमम हर किसी को वैक्सीन्स लग गई हैं, और यहाँ पे अगर किसी का कुछ तबीयत भी ख़राब होती है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पे स्टेट जो है फ्री में ट्रीटमेंट दे रही है। तो ठीक है, वहाँ पे जो यूरोप है और वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, उसके चेक रिपब्लिक की कंट्री में पॉपुलेशन भी कम है, तो वहाँ पे हो सकता है। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे 1.3 बिलियन है और सब हर कोई डेंजर में है कोविड 19 के, तो यहाँ पे तो मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि इतने सारे लोगों को वैक्सीन करना। यही नहीं, ये 1.3 बिलियन को एक दिन में तो वैक्सीन लगाई नहीं जा सकती है। इसमें तो बल्कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत महीने लग जाएंगे, 3-4 महीने लग सकते हैं। तो एक तो रीज़न ये है कि इंडिया की हाई पॉपुलेशन है। एक रीज़न है कि सप्लाई जो है, वैक्सीन की सप्लाई वो थोड़ी सी इरेगुलर हो रही है ना।
इंडिया में मतलब कि सिर्फ दो ही कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, वो ही बना रहे हैं। बाकी हम लोगों को रॉ मटेरियल यूएस प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ से आने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना। जैसे कि आज जो है न्यू दिल्ली पे यूएस का एक प्लेन आएगा रॉ मटेरियल लेके, और सैनिटाइजर कह रहा हूँ, मास्क वगैरह लेके, कम से कम 2 लाख मास्क या 1 लाख मास्क कुछ ऐसे था, वो सब लेके आएगा। ठीक है, तो मतलब कि थोड़ा डिले हो रहा है इसीलिए। ठीक। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास फाइनेंस भी कम है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि जो 45, मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक पर्टिकुलर एज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि उसका जो एक पर्टिकुलर एज है, शायद 18 to 45 ईयर्स है, कि 18 to 45 ईयर्स की वैक्सीनेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम स्टेट्स को देते हैं। और 45 से ऊपर जो 45 से ऊपर जो एज ग्रुप है उसकी जो वैक्सीनेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। शायद यही है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, या फिर आगे एक वो आएगा। आगे मैं आपको बता दूंगा, अगर आगे मेंशन होगा तो। मैं भूल रहा हूँ कि 18 to 45 है कि 60 है। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को सेंटर ने बोल दिया है कि इसकी वैक्सीनेशन आप कराओ, और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का वैक्सीनेशन जो है वो सेंटर कराएगा। ठीक है, तो इसके वजह से भी क्या है कि सेंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है। अब सेंटर के ऊपर इतना बर्डन हो गया, उसके पास फाइनेंसेस की भी कमी हो रही है ना, लिमिटेड फाइनेंस है। ठीक। हाँ, तो ये रीज़न है कि वैक्सीन इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन वो चैलेंजिंग भी है हमारे लिए। और थर्ड वेव, सेकंड वेव को काउंटर करने के लिए मुश्किल है। तो वैक्सीनेशन के साथ साथ अदर मेथड्स भी हैं जो हम लोग को यूज़ करना, जो हमें यूज़ करने चाहिए, और जो रिकॉर्ड में देखा गया है कि इफ़ेक्टिव प्रूव हुए हैं। जैसे कि मास्क पहनना है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, और मास गैदरिंग को बैन करना। ये सब तो आपको पता ही होगा, ये तो 1 साल हो गया आपको जानते हुए। तो लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, है ना। तो जैसे कि 2020 की एक स्टडी में अमेरिका में ये पाया गया कि जिस जगह मास्क लगाया गया है और इफेक्टिवली लगाया गया है, वहाँ पे पर कैपिटा जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ्स हुई है, वहाँ पे बहुत कम हुई है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई ऐसा कंट्री देखें जहाँ पे मास्क बहुत कम लगाया जा रहा है, और एक ऐसा कंट्री देखें जहाँ पे मास्क बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है, तो जहाँ पे मास्क ज़्यादा लगाया जा रहा है वहाँ पे रिलेटिवली जो है कम डेथ हुई है। ओके, तो एक ब्राज़ील में भी छोटी सी स्टडी हुई थी, वहाँ पे पता लगा है कि फेस मास्क जो है 79% इफेक्टिव है। तो 79% तो काफ़ी ठीक सक्सेस रेट है अगर देखा जाए तो। 100% तो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। 79% इज़ अ गुड परसेंटेज। तो 79% अगर आप मास्क लगाते तो 79% चांसेस हैं कि आपको जो है कोई वायरस पेनिट्रेट नहीं करेगा। ठीक है, तो अच्छा, मास्क लगाना इनफ नहीं है, उसके साथ हम लोग को साथ में और भी मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि मास्क गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए। ठीक है, हैंड हाइजीन जरूरी है। ठीक। फिर क्वेश्चन अब ये है कि अब हम लोग यही बात कर रहे हैं ना कि मास्क, इतनी हम लोगों ने स्टडी करी है मास्क के ऊपर कि 79% इफेक्टिव है, और जहाँ पे लगाते हैं तो वहाँ पे डेथ्स कम हुई है। तो यहाँ पे इंडिया में क्या चक्कर है कि लोग जो है वो मास्क, मतलब कि कोई ना कोई, बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत जिद्दी है, वो फिर भी मास्क लगाते नहीं है। जैसे कि मैं एक स्कूप वूप की वीडियो देख रहा था, उसमें क्या था कि वो जो है नहीं, उसका होस्ट समधीश समधीश भाटिया, वो जो है इंटरव्यू ले रहा था कुछ लोगों का। तो एक आंटी का इंटरव्यू ले रहा था। तो जो इंटरव्यू ले रहा था तो आंटी से कह रहे हैं, आंटी मास्क तो लगा लो। उनके पास मास्क नहीं था। तो एक अंकल पीछे खड़े हुए, तो उन्होंने अपना मास्क निकाल के आंटी को दे दिया। तो आप ये सोचिए कि ऐसा क्या इतना दिमाग नहीं था क्या उन अंकल के अंदर कि उनको, अगर मेरे को ट्रांसमिशन है तो उनको भी हो सकता है।
तो ये चीज़ें जो है एक पर्टिकुलर आदमी की भी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हर कोई चीज़ सरकार थोड़ी ना करेगी। वैक्सीन आपने बोल दिया, चलो ठीक है। वैक्सीन उनका काम है, उस पर काम चल रहा है, वो लगाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी पॉपुलेशन है। लेकिन हमें खुद से भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। बस ऐसे ही हो रहा है कि हम लोग खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं, तभी थोड़ा जो है फैल रहा है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपना मास्क निकाल के आंटी को दे दिया, ये थोड़ी ना होता है। ये तो ये तो गलत है ना। तो हम लोग को इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी समझनी चाहिए। अच्छा, बात ये है कि इस वक्त क्वेश्चन जो है, जो एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ये है कि हम लोग लोगों को परसुएड कैसे करें कि मास्क लगाओ। यहाँ पे इंडिया में देखा ये गया है कि हम लोगों को मास्क लगाने के लिए किसी न किसी सख्त जो है मेजर्स का यूज़ लेना पड़ता है, बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स का यूज़ लेना पड़ता है बाई फोर्स, बाई थ्रू द यूज़ ऑफ पुलिस मेजर या फिर पनिशमेंट और फाइन्स। आदमी मतलब कि उसको खुद नहीं मतलब कि लगा सकता, मतलब जब तक तुम फाइन नहीं लगाओगे, जब तक पुलिस का डर नहीं होगा, आदमी नहीं लगाएगा, है ना। आपने भी कुछ वीडियोस देखी होंगी, वो एक वीडियो देखी होगी कि कार रोक के क्या कहते हैं, पुलिस वाला कहते हैं कि आप मास्क लगा लो, तो वो जो दीदी जी है वो उनसे लड़ने लगती है कि आपने मेरे को बोल कैसे दिया। अरे भाई ऐसे कैसे, आपको भी समझना चाहिए ना। तो जब तक पुलिस फोर्स और फाइन्स और पनिशमेंट ना हो, इंडिया में देखा गया है कि मास्क को कोई सीरियसली ले नहीं रहा है ना। तो मास्क वियरिंग जो है वो बस लाठियों के, जो इसमें लिखा हुआ है, लाठी के बल पर ही सस्टेन नहीं किया जा सकता है। पब्लिक हेल्थ मेजर तभी बेस्ट वर्क करते हैं जब लोग खुद समझे कि ये हमारे इंटरेस्ट में है ना। ये जो है एडिटोरियल में लिखा हुआ है। अच्छा, बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही सीन था, लेकिन बांग्लादेश ने अब ये चीज़ इम्प्रूव कर लिया कि लोग, बांग्लादेश के लोगों में अब ऐसा हो गया है, पहले वहाँ पे भी थोड़ा परसुएशन था पुलिस के थ्रू और इन सब के थ्रू, लेकिन अब बांग्लादेश के लोग थोड़ा समझ रहे हैं। ऐसा क्या है कि वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई है अभी। तो वहाँ पे देखा गया है कि पीपल जो है अपने आप ही मास्क लगा रहे हैं। वो कुछ वहाँ पे मेजर्स लिए गए हैं कि फ्री मास्क दिए जा रहे हैं। उन मास्क को एक मैनुअल के साथ दिया जा रहा है जिसपे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि क्यों लगाना है और कैसे लगाना है। जो मास्क की क्वालिटी है वो अच्छी है। मतलब कि हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस है ना, अप्रैल चल रहा है और गर्मी भी बहुत है, तो मैटर कर तो जो मास्क की क्वालिटी है वो भी मैटर करती है ना। तो वहाँ पे देखा गया है कि वहाँ पे लोग अब खुद जो है इनिशिएटिव ले रहे हैं और खुद समझ रहे हैं। और वहाँ पे देखिए एक ऐसा भी है कि रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर्स वो भी अवेयर कर रहे हैं लोगों को। कम्युनिटी लीडर्स और रिलीजियस लीडर, इन लोगों की बात लोग मानते हैं ना। तो इनकी, तो ये लोग भी अब अवेयर कर रहे हैं, तो उनकी बात वो लोग मान रहे हैं। तो वहाँ पे देखा गया कि पब्लिक स्पेसेस में मतलब कि लोग जो हैं पब्लिक स्पेसेस में वहाँ पे फ्री मास्क दे रहे हैं, वहाँ पे रिमाइंड कर रहे हैं उनको। अगर मार्केट में कोई आदमी जा रहा है बिना मास्क लगाए, तो वहाँ पे वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप मास्क लगा लीजिए, और वो उनको फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब मास्क लगा रहना चाहिए एक तरह से। अगर तुम बाहर हो तो मास्क लगा रहना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हुई है। तो इंडिया में मास्क की सप्लाई का तो कोई इशू नहीं है, मास्क तो बहुत मिल रहे हैं देखिए, है ना। और वैक्सीन से भी चीपर ही है मास्क। तो यहाँ पे जो है बस एक यही चीज़ है कि आदमी को जो है जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको खुद भी समझना पड़ेगा कि प्रो और कॉन्स क्या है अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, ठीक है। पीपल नीड टू बी एक्सप्लेन रीजंस फॉर वियरिंग मास्क। यहाँ पे भी लोगों को रीज़न बताया जाए, और रीज़न बताया भी जाता है। हम तो कह रहे हैं कि मोबाइल पे भी वो बता देता है मास्क पहनना और ये सब है, अमिताभ बच्चन कहते हैं। तो अ, बताया तो जाता है, लेकिन लोग जो है थोड़ा हल्के में ले रहे हैं। तो इसमें फिर बताया गया है कि थोड़े क्रिएटिव और इमेजिनेटिव कैंपेन्स
कम्युनिकेटिव कैंपेन्स लगाए जाए, कैंपेन्स हो, मतलब कि कम्युनिकेशन के थ्रू हो और इमेजिनेटिव हो, मतलब टीवी वगैरह के थ्रू कैंपेन हो कि मास्क वगैरह का, ठीक है। Most Indian states have reasonable, well-functioning network of health workers at village and community level who can be used in public campaigns। अच्छा, कह रहे हैं कि बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में रीजनेबल और वेल फंक्शनिंग नेटवर्क ऑफ हेल्थ वर्कर्स हैं। बहुत सारे स्टेट में हेल्थ वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत रीजनेबल है और फंक्शनिंग है। उनका एक नेटवर्क बना हुआ है विलेज में और कम्युनिटी लेवल पे, तो उनको यूज़ करा जाए हेल्थ कैंपेन को, इनको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है वो था एक एडिटोरियल आज का, और ये इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने इसीलिए आपको भी एज अ मेरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए मैंने आपको बताया है ये, कि आपको भी थोड़ा जो है समझ में आए कि मास्क लगाने का मतलब, मेरे को पता है कि आप लोग लगाते होगे, लेकिन आप बाकी को बताए। जैसे कि आप अब न्यूज़पेपर का क्या फ़ायदा होगा, टीवी का इतना, न्यूज़ चैनल का आप समझ रहे हैं ना, न्यूज़ चैनल का वो फ़ायदा नहीं है। अब मैंने आपको स्टडी बताई है कि ऐसा ऐसा देखा गया है कि 79% इफ़ेक्टिव है, तो अब आप किसी को बताएंगे तो आप उनको बताना कि 79% इफ़ेक्टिव है ना, तो आप भी अपने आप को लगेगा कि हाँ यार, हमने कहीं, हम अवेयर थे इसीलिए हमने किसी और को बोला, तो शायद अब उसकी, अगर वो क्या कहते हैं मास्क नहीं लगा रहा था, तो 0% चांसेस थे कि उसको पक्का ट्रांसमिशन होता ही होता है, लेकिन अब मैंने उसको बोल दिया है तो कम से कम 79% चांस है कि वो बचा रहेगा, है ना। तो आपको भी खुशी मिलेगी, ठीक है। हम क्या कहते हैं, दूसरा देखते हैं। एक दूसरा एडिटोरियल है, स्टेट रिप्रेशन डेट ब्रीचेस पब्लिक पब्लिक पीस। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मतलब कि अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहा है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, लेकिन ये ऐसा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें तेलंगाना पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात करी गई है। ये थोड़ा बहुत मतलब कि जो अगर कोई स्टेट सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज के पेपर वगैरह दे रहा हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसा बाकी इम्पोर्टेंट है नहीं। एक है इसमें बाइडेन का, मतलब कि प्योरली यूएस रिलेटेड है, उसका भी अपने को कुछ करना नहीं है। अच्छा, दूसरे फिर हम पेज पे आते हैं, पेज नंबर 7 ओपेड पे, ओपन एडिटोरियल। इसमें एक आर्टिकल है, क्रिएटिंग क्रिटिकल थिंकर्स। ये थोड़ा एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है अपने इंडिया के, तो ये मैं आपको बताता हूँ ये इसमें क्या है। एक्चुअली है क्या कि अभी मतलब इसने जो ओपेड में जैसे कि इसने शुरू किया है, इसके जो, एक तो मैं पहले राइटर बता देता हूँ। इसका राइटर जो है वो काम्या कुमार है और डॉक्टरल स्टूडेंट है ये, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, ठीक है, डॉक्टरल स्टूडेंट, ठीक। तो इसने जो बोला है कि अभी काफ़ी बात चल रही है ना कि बोर्ड एग्ज़ाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बात ये चल रही है ना कि होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो इसने जो बोला है, इसने ये बोला है कि हम लोग को ये बात नहीं करनी चाहिए कि एग्ज़ाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। हम लोग को बात ये करनी चाहिए कि ऑल्टरनेटिव इसका कुछ ना कुछ निकालना चाहिए कि ऑनलाइन हो तो किस तरीके से हो, है ना। हम लोग को ये नहीं करना चाहिए कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होगा तो ऐसे माहौल में तो होगा नहीं, कोविड के माहौल में। और तो ये कह रहा है कि हम लोग को ऐसी सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी को सर्च करना चाहिए और उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। rather than viewing this unprecedented situation as a unique opportunity for reimagining educational assessment and evaluation in a world that no longer looks the same, government insists on possibility of holding exam in person and posing a further threat to the lives of the loved ones। तो यही कह रहे हैं कि हम लोग को जो है एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हम लोग को इसमें एजुकेशनल असेसमेंट और एवेलुएशन ऐसी चीज़ों में जो है वो करना चाहिए। इसमें जो हम लोगों को जो है इसको यूज़ करना चाहिए एज अ अपॉर्चुनिटी, और हम लोग को एजुकेशनल असेसमेंट और इवेलुएशन इसको रिवैम्प करने की कोशिश करनी चाहिए, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अल्टरनेटिव वेज ऑफ थिंकिंग जो है वो सोचना चाहिए। जैसे कि कह रहा है स्टूडेंट और पेरेंट्स को अब जो है बच्चों की फ्यूचर की
कंसर्न होने लगी है, उनको परेशानी सी होने लगी है। और क्योंकि अब जैसे कि हाँ, अब आप सोचिए जिसका 12th हो गया है, अब वो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज वगैरह में अब क्या कैसे जाएगा, क्या करेगा, है ना। तो इसमें और इन्होंने ये बोला है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर होंगे तो कॉलेज के कैसे होंगे, है ना। उसके बाद 1 मिनट रुकिए। हाँ, हाँ। तो जैसे कि ये बोल रहा है कि ग्रेजुएशन के भी पेपर हो रहे हैं, तो देखा ये जा रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में ये हो रहा है कि बच्चा जो है ओपन बुक एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो वो आराम से जो है आराम से बुक्स में से देख के आंसर लिख रहा है। तो वो कह रहा है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रहे हो तो कराओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास, लेकिन आप जो है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो क्वालिटी और क्वेश्चन का पैटर्न है अब वो चेंज कर दीजिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स रह चुका है, तो ग्रेजुएशन में हम लोग के क्वेश्चन जो हैं हिस्ट्री में वो ऐसे आते थे कि what were the policies of the Alauddin Khilji, critically analyze the policies of the Alauddin Khilji related, critically analyze the market policy of Alauddin Khilji। तो इनके जो आंसर्स हैं ये बहुत इजी आंसर्स है, ये आपको आराम से मतलब कि बुक में मिल जाएंगे। ये कह रहा है कि इन आंसर क्वेश्चन को थोड़ा आप चेंज कर दीजिए। जैसे कि जैसे कि मैं आपको आपके ही थोड़ा इजी वे में बताता हूँ कि जैसे कि आपने वो वाली स्टोरी सुनी होगी ना कि पॉट में पानी था और उसमें जो कौवा आता है और उसको पीना लग जाता है, और उसमें जो है कंकड़ डाल के पानी ऊपर आ जाता है और पी जाता है, वो सबको याद होगी। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौवे ने क्या कहते हैं क्या करा। अ, मतलब कि आप क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप शॉर्ट में वो स्टोरी बता दीजिए कि उसमें क्या था, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। और अगर यही क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग के लिए चेंज करा जाए कि आदमी का थोड़ा दिमाग लगे और वो कि कहीं देखे बिना देखे कहीं उसको लिख पाए, तो क्वेश्चन एक ऐसा बन सकता है कि हाउ फार यू कैन सी द डेडिकेशन ऑफ क्रो इन ड्रिंकिंग द वाटर फ्रॉम द पॉट। कहाँ तक मतलब कि उसका डेडिकेशन दिखता है। तो अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट सोचेगा कि हाँ कहाँ तक मतलब कि क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। तो मतलब कि क्वेश्चन का जो पैटर्न इस तरीके से कर दीजिए कि ये जो इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इस तरीके से कर दीजिए कि वो बुक में हो लेकिन फिर भी वो उसे लिख ना पाए, मतलब कि इस तरीके का क्वेश्चन। जैसे कि यूपीएससी का आप कभी क्वेश्चन देखिएगा, वो एकदम इसी तरीके से होता है कि अगर आपके सामने बुक भी रख दी जाए, एक स्टेटमेंट है जो उस बुक से ले लिया गया है और उसी पे क्वेश्चन बना दिया है, और अगर आपके सामने वो क्वेश्चन और वो आंसर बुक्स वो बुक भी दे दी जाए, तो आप वो तब भी वो क्वेश्चन कर नहीं, मतलब कि आप वो तब भी आंसर लिख नहीं पाएंगे बुक में से देख के। वो इस तरीके से क्वेश्चन जो है यूपीएससी के और स्टेट सिविल सर्विसेज के फ्रेम होते हैं। तो ये भी यही कह रहा है कि अगर हम लोग का जो एक कंसेप्ट है वो रोट लर्निंग का है, रटने का है, और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बस ग्रैस्प करने का है। और तो इससे अच्छा कि हम पेंडेमिक को देख रहे हैं, तो अब यहीं पे क्या कहते हैं इतना अच्छा मौका है हमारे पास कि जो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाए। तो यहीं पे ये काम कर लेना चाहिए। यहीं पे इन लोग के सामने ऐसे चैलेंजेस, इनके सामने बच्चों के सामने ऐसी प्रॉब्लम्स लाई जाए कि उसका दिमाग भागे इधर उधर, वो बस जो वो किताब में से देख के लिख ना पाए, है ना। तो ये चीज़ इसने इस ओपेड में बोली है, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें बता देता हूँ और क्या क्या चीज़ बोली है। अच्छा, और क्या है कि इन लोगों ने बोला है कि चाहे हायर एजुकेशन हो, अच्छा एक स्कूल एजुकेशन का इन लोगों ने जो ये राइटर है जो इसका ओपेड का, उसने ये भी बोला है कि जो होता नहीं है कि स्कूल में हम लोग कहते थे कि हम लोग तो भाई पास हो जाएंगे, स्कूल को भी तो अपना रेपुटेशन देखना है ना। तो जो ये राइटर है इसने ये बोला है कि
अगर बच्चों का पता नहीं चल पाता, बच्चों को अपना खुद का रिजल्ट ठीक से पता नहीं चल पाता है कि उसने कैसा लिखा था, उसको बस क्योंकि स्कूल को रेपुटेशन बचानी होती है अपनी, तो वो भी अच्छे से क्या कहते हैं नंबर दे देता है, और वो उसका ट्रू इवेलुएशन नहीं होता है। बच्चा अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझने लगता है कि हाँ मेरा तो नंबर आ गए। तो वो जो राइटर है वो ये कह रहा है कि ये जो इवेलुएशंस हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर वगैरह हैं, इनको इवेलुएट करने के लिए, जैसे कि मैं एलपीएस का पढ़ा हूँ, लखनऊ पब्लिक स्कूल का और रायन इंटरनेशनल स्कूल का। तो क्या करा जाए कि जैसे कि मैं एलपीएस का पढ़ा हूँ, तो हम लोग की स्कूल की कॉपी जो है वो वहाँ पे चली जाए, सीएमएस चली जाए, सिटी मॉन्टेसरी एक स्कूल है, तो वहाँ पे चली जाए। और तो मतलब कि और होता भी था ये होता भी है कि हम इसको जो स्कूल है उसके मतलब कि जो जिस स्कूल के आप हो वहाँ पे कॉपी चेक ना हो, कॉपी दूसरे स्कूल के लोग आपकी चेक करें। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे आपको अपना ट्रू इवेलुएशन पता चलता है कि हाँ वेयर यू स्टैंड। तो ये भी यही कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स में वो भेजो और वहाँ पे जो है चेक करवाओ, तो उससे जो है रियल रिजल्ट पता लगेगा। ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ 2005, जो हम लोग की बुक्स हैं एनसीईआरटी वगैरह, वो एनसीएफ 2005 के ऊपर ही बेस्ड है। और मतलब कि एक करिकुलम, एजुकेशनल करिकुलम था ना ये, इसके ऊपर ही एजुकेशन सिस्टम आगे का बेस्ड होता है। जो कोर्स है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिलेबस है, वो सब इसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, वो इमोशनल, सोशल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो इन सब एस्पेक्ट्स को देखता है। उन लोगों ने जो बुक्स बनाई है वो ये सोच के बनाई है कि जो एक बच्चा है उसका इमोशनल, सोशल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी। और बात सही भी है। आपको पता है, हम लोग को लगता है कि ये क्या कहते हैं, हम लोग बस बात ये है कि हम लोग की जो अप्रोच है पढ़ाई जाने की वो ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में एक पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि आपको म्यांमार का इशू समझना है तो आप 9th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़िए, डेमोक्रेसी। पहला ही चैप्टर है 9th क्लास का। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर अब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग ऐसे स्टोरी लेते थे, हम लोग को समझ में नहीं आता था। लेकिन अब आप कभी पढ़ोगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर खुद के लिए भी पढ़ोगे, अगर आपका इंटरेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में और आप उस रेफरेंस में पढ़ोगे, तो आपको देखना, आप कहोगे वाह यार हम लोग तो 9th क्लास में ये था और हमें उस वक्त पता नहीं था। मतलब अप्रोच जो है, जो हम लोग को रटवा के पढ़ाए जाते हैं, हम लोग रटते हैं बहुत ज़्यादा, बस हम लोग को नंबर से लेना देना है। हम लोग को नहीं एक्चुअली, हम लोग को नंबर से लेना देना ऐसा है नहीं। हम लोग के अंदर वो पहले से रूटेड कर दिया जाता है हम लोग के दिमाग में। तो हम लोग ऐसे थे, पहले से ही हम लोग को क्या कहते हैं ठीक सा वो मिलता टीचर्स के थ्रू। अगर सोचिए टीचर्स हमसे ये कहता कि आप मार्क्स की चिंता मत करिए, आप बस मज़े लेके पढ़िए, तो शायद कुछ जो है अलग होता है ना। लेकिन हम लोग को क्या है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस आनी है कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया है, और फिर हम लोग को नंबर ज़्यादा लेके कॉलेज भी तो जाना है, वहाँ पे भी तो कट ऑफ होती है। तो हम लोग की भी गलती नहीं है। नहीं तो हम लोग का भाई फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, जिस एनवायरनमेंट में जैसा चल रहा है हमें भी उस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब मैं इसमें बताता हूँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है उसने इसी तरीके से सिलेबस बनाया है कि इमोशनल, बच्चे का इमोशनल, सोशल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो। लेकिन क्वेश्चन यही है कि अब भी क्या, इस वक्त भी क्या एक बच्चे को उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से उसकी सक्सेस को देखना चाहिए, उसकी ग्रोथ को देखना चाहिए, या फिर बच्चे की सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी एक सक्सेस है ना। सिर्फ एकेडमिक्स में ही सक्सेस
सक्सेस नहीं है, सिर्फ सोशल और इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, है ना। अब आप क्या कहते हैं, एकेडमिक्स में अच्छे हैं लेकिन आपने क्या कहते हैं सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपका कुछ कम है, मतलब कि कम कहने का मतलब है कि सोशली आप क्या कहते हैं एरोगेंट हैं, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट हो गए, तो आप अपने से छोटी रैंक वाले को क्या कहते हैं वो कुछ समझते ही नहीं है, है ना। तो ऐसा, ये चीज़ें क्या कहते हैं बहुत गलत है, और कहीं ना कहीं आगे चल के अभी नहीं पता चलती है, जब आप कॉलेज वगैरह में जाते हैं और ऊपर जाते हैं बाहर क्या कहते हैं, और हायर स्टडीज़ में जाते हैं, जॉब में जाते हैं आप, मतलब ये आपकी पूरी लाइफ ही आपके साथ रहती है। ये चीज़ आपकी चेंज नहीं होती है, ये आपकी पूरी लाइफ में आपके साथ ही रहती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको बचपन से उस तरीके से नर्चर किया जाए कि आप में बहुत अच्छी वैल्यूज़ हों, है ना। जैसे कि हम लोग के स्कूल में मॉरल साइंस होती थी, तो उसमें बहुत अच्छा, मतलब कि मॉरल साइंस जो सब्जेक्ट होता था, वो ऐसा नहीं लगता था उसको पढ़ के कि हम लोग को जो है कोई सिलेबस की चीज़ पढ़ रहे हैं, हम लोग सच में ऐसा लगता था कि हाँ हम लोग कोई लाइफ की चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें भी इन्होंने यही बोला है, तो ये है, ठीक है। फिर हम लोग दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। यह तो ओपन एडिटोरियल वाला पेज हो गया। ओके, तो अब हम लोग जो है पेज नंबर 8 पर आते हैं। ओपेड ख़त्म हो गया, तो पेज नंबर 8 पे कुछ खास इतनी न्यूज़ है नहीं। एक न्यूज़ है, वो है वैक्सीन मैत्री मे हैव टू वेट टिल जुलाई। वैक्सीन मैत्री को जुलाई तक वेट करना होगा। वैक्सीन मैत्री क्या है? वैक्सीन मैत्री इंडिया का इनिशिएटिव था। जब सेकंड वेव नहीं आई थी इंडिया में, तो इंडिया का इनिशिएटिव था कि जो नेबरहुड कंट्रीज़ है उनको क्या कहते हैं वैक्सीन प्रोवाइड करी जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, मतलब कि मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, कमर्शियल तरीके से। और कुछ ग्रांट्स भी थे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी था कुछ, और कमर्शियल भी था, कि नेबरिंग कंट्रीज़ को जो है उनको प्रोवाइड करी जाए वैक्सीन्स। और वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि नेबर्स के साथ और दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन क्यों अच्छे होने चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था कि हम लोग जो है नेबर्स की अपनी वो करेंगे, मदद करेंगे, और उनको जो है प्रोवाइड करेंगे, उनको जो है वैक्सीन्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो इसमें लिखा हुआ है, अच्छा अब इसमें क्या लिखा हुआ है आर्टिकल में, इसमें ये लिखा हुआ है कि इंडिया जो है अब सेकंड, अब मैं ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट वेव में देखिए, जब यहाँ पे सेकंड वेव नहीं थी, तब उनका जो इंडिया का जो कंसाइनमेंट है इनका वैक्सीन्स का, वो नेबरहुड देशों में जा रहा था, नेबरहुड कंट्रीज़ में जा रहा था, जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, है ना, और बांग्लादेश हो गया। तो इनको जो है कंसाइनमेंट उनका वैक्सीन्स का जा रहा था, लेकिन फिर सेकंड वेव आ गया। तो सेकंड वेव में क्या हुआ कि अब हम लोग को वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है ना। उन देशों में पॉपुलेशन कम है, इंडिया में ज़्यादा है, और इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है तो वहाँ पे वैक्सीन भी ज़्यादा लगेगी। तो इंडिया ने वहाँ पे क्या कहते हैं जो सप्लाई है उनकी रोक दी, क्योंकि इस वक्त प्रायोरिटी इंडिया है। तो अब जो है इंडिया वापस से रिज्यूम करेगा थोड़े दिनों बाद, जुलाई में शुरू करेगा, वापस उनको क्या कहते हैं वैक्सीन भेजना शुरू करेगा। अच्छा, आगे ये हो सकता है कि सोशल मीडिया वगैरह पे आए कि ये मोदी जी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इस वक्त प्रायोरिटी इंडिया है लेकिन वो वहाँ पे सप्लाई कर रहा है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी
कि इसका पीछे एक रीज़न है। अगर आगे कुछ सोशल मीडिया में ऐसा आता है तो आप ऐसा नहीं है, मेरे को फिर ये भी है कि वहाँ पे पूरी बात नहीं बताई जाती है सोशल मीडिया पे। बात ये है कि हम लोगों ने मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ था नेबरहुड कंट्रीज़ का और हमारी कंट्री का। और उन लोगों ने हमें एडवांस में पैसा भी दिया था, उन कंट्रीज़ ने, कि 6 महीने तक जो है हम लोग को वैक्सीन्स आती रहनी चाहिए। और उन लोगों ने एडवांस में पैसा भी दे दिया था। अब हुआ क्या कि उन लोगों ने बोला था कि 6 महीने तक आती रहनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने 6 महीने से पहले ही सप्लाई स्टॉप कर दी और पैसा उन्होंने दे दिया है। तो उनका तो एक तरह से लॉस हो गया ना। उन्होंने पैसा भी दे दिया और उनके यहाँ भी वैक्सीनेशन होना है और आपने तो बीच में रोक दिया है ना। तो हम लोग इसीलिए उनको अब रिज्यूम कर रहे हैं वापस, इसीलिए उनको जो कहते हैं वैक्सीन वापस से देना चाह रहे हैं, क्योंकि पेमेंट उन लोगों ने दे दी है तो हम लोग को वापस दें, वो वैक्सीन तो देना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा है ऐसा है कि पेमेंट वापस ले लो, ऐसा नहीं होता ना। ये बहुत रूड हो जाएगा और रिलेशन भी ख़राब हो सकते हैं इंडिया के। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हाँ, ये बात है कि इंडिया इस वक्त प्रायोरिटी है, लेकिन ये भी बात है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और चलो इन लोगों ने कुछ टाइम के लिए हम लोग को बोल दिया कि ठीक है, आप जो है इस वक्त प्रायोरिटी है, आप लोग जो है वैक्सीन करिए, कोई नहीं, आपने पैसे, हमने जो है पैसे दे दिए, कोई बात नहीं, आप जो है थोड़े टाइम बाद हमें रिज्यूम कर दीजिएगा, लेकिन आप कर दीजिएगा क्योंकि वही उनके यहाँ भी वैक्सीन होनी है। तो ये तो बहुत बल्कि अच्छी बात है कि उन लोगों ने थोड़ा बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप थोड़ा टाइम ले लो अपने लिए, प्रायोरिटी वो लोग भी समझ रहे हैं हमारी प्रायोरिटी। तो वो कह रहे हैं कि आप थोड़े टाइम बाद हमें दे देना। तो अब जो इसमें है आर्टिकल में, वो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया जो है इज़ अनलाइकली टू रिज्यूम इट्स वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम फॉर नेबरहुड इंक्लूडिंग बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका है, ठीक है, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। इंडिया को जो है अपना एक्सपोर्ट सस्पेंड करना पड़ा था ऑफ बोथ कमर्शियल एंड ग्रांट बेस्ड वैक्सीन डोजेस। एक कमर्शियल वैक्सीन थी और एक ग्रांट बेस्ड होता है कि आपने एज अ एड उनको दे दी है, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है, ठीक है। और ग्रांट बेस्ड मतलब कि ग्रांट होता है जो गवर्नमेंट देती है, ठीक है, कमर्शियल जो कंपनीज के थ्रू है, ठीक है। तो इंडिया ने जो है एक्सपोर्ट जो है जब अपनी सेकंड वेव आई थी तो इंडिया ने उनको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। नेबरहुड विच हैड ऑलरेडी पेड फॉर द शिपमेंट आफ्टर सेकंड वेव, ठीक है, सेकंड वेव हिट, जब सेकंड वेव हिट हुई तो उन नेबरहुड जो नेबरहुड को जिन्होंने पहले से पेमेंट कर रखी थी उनकी शिपमेंट बंद कर दी, ठीक है। इंडिया का जो लास्ट शिपमेंट था बांग्लादेश को, वो 1 लाख डोजेस का था और वो अप्रैल में गया था, अप्रैल 2 को। और कमर्शियल शिपमेंट जो है वो फरवरी 21 को गया था। और फरवरी 21 को मतलब कि कमर्शियल गया था, 20 लाख डोसेस के आसपास कहीं थी। तो ये उसके बाद बांग्लादेश ने भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बांग्लादेश के साथ भी हमारा 30 मिलियन डोसेस जानी थी उनके पास। और उन्होंने बोला था कि 30 मिलियन डोजेस हमको जो है चाहिए और 5 मिलियन पर मंथ 6 महीने तक दे दीजिएगा। हुआ क्या, बोली थी उन्होंने 30 मिलियन, हम लोगों ने बस अब तक पहुंचाई है 7 मिलियन, ठीक है। तो ये तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट है और 30 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट है। तो क्या कहते हैं बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो है रिज्यूम रहे, अब रिज्यूम कर देना चाहिए, है ना, ठीक है। फिर श्रीलंका ने भी जो है कमर्शियल ऑर्डर दिया था 15 लाख डोजेस का, और उसमें से अब तक जो है 5 लाख डोजेस ही दी गई है। तो आप समझ रहे हैं कि इंडिया क्यों कर रहा है। उन्होंने बोला था कितना, ऑर्डर दिया था कितने का, हम लोगों ने उनको दिया है कितना, ठीक है। हम लोगों ने जैसे कि श्रीलंका ने 15 लाख डोजेस बोला है और हम लोगों ने 5 लाख ही दिया है,
ठीक है, अब हमारी गलती नहीं है कि वहाँ पे सेकंड वेव हो गया है तो हम लोग को प्रायोरिटी के हिसाब से करना पड़ा, लेकिन अब हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे भी वेव आ रखी है, तो हम लोग को नेबरहुड का भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ना होता कोई, और कोई मतलब कि उन लोगों ने ऑलरेडी पे ना करा होता, एडवांस में पेमेंट ना दी होती, तब शायद कोई और मैटर होता, लेकिन उन लोगों ने जब पेमेंट दे दी है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट है, तो मतलब कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये न्यूज़ जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि इस चीज़ का क्रिटिसिज्म हो आगे चल के, कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी देश को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, वो तो बाहर को भेज रहा है, जबकि प्रायोरिटी तो है कि इस वक्त यहाँ पे करो। और हो सकता है कि आधी अधूरी बात ही वहाँ पे आए, वो ये ना बताए कि कॉन्ट्रैक्ट था और ऑलरेडी पेड था। तो आप जो है उन न्यूज़ पे उस वक्त भरोसा मत करिएगा, इसीलिए मैंने आपको ये न्यूज़ बताई है। और इससे आपको भी पता चल रहा होगा कि न्यूज़पेपर का जो फ़ायदा है वो क्या है, और न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया जो है वो किस तरीके से, मतलब कि न्यूज़पेपर का मतलब कि रिप्लेसमेंट पाना बहुत मुश्किल है। न्यूज़पेपर इज़ लाइक न्यूज़पेपर, ठीक है, वो जो है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है न्यूज़पेपर का। ठीक है, कहीं भी आप देखेंगे कोई भी, जैसे कि आप इंडिया की भी हिस्ट्री देखेंगे, इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट जो पहले तो इंडिया का ऐसा था ना, चलिए मैं आपको थोड़ा बता दूँ, आप बोर ना हो। इंडिया का ऐसा था ना पहले कि बहुत बड़ा है इंडिया और उसका एरिया, पहले लोगों को पता भी नहीं था कि इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है ना। फिर हुआ क्या कि नेशनल मूवमेंट हुआ तो लोग तो और रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ, तो लोग इधर से उधर घूमना शुरू हुआ, लोगों को पता चला कि ये कितना बड़ा है। उसके बाद न्यूज़पेपर का इंट्रोडक्शन हुआ, तो न्यूज़पेपर भी पूरे फिर देश में घूमने लगा। तो पहले कोई साउथ में रहता था, उसे पता नहीं रहता था कि नॉर्थ में क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर के थ्रू उसे पता चला कि हाँ जी, गांधी जी जो है नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, ये सब। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर ने आइडियोलॉजी को कम्युनिकेट करने में मदद करी है। तो एक जो न्यूज़पेपर का जो एक इम्पोर्टेंस है वो मैं बता रहा हूँ, वो इररिप्लेसेबल है। तो न्यूज़पेपर मैं इसीलिए कहता हूँ, आप भले ही हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई सिंपल न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़िए ज़रूर। अब ये नहीं कि आप क्या कहते हैं वो मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर जो होता है वो नहीं। एक प्रॉपर न्यूज़पेपर जिसमें जो है नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ हो। दैनिक जागरण भी अच्छा पेपर है, अमर उजाला वगैरह। और इंग्लिश में तो, अगर आपको इंग्लिश में और सिंपल भाषा में चाहिए तो आप इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। मतलब कि मैं बताता हूँ, जैसे कि जो यूपीएससी का पेपर होता है उसमें दो ही पेपर रिकमेंडेड है। एक पॉपुलेशन यूपीएससी की पढ़ती है द हिंदू, और एक पॉपुलेशन पढ़ती है द इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस नहीं, इंडियन एक्सप्रेस है। तो और आप सोच रहे हैं कि यही न्यूज़पेपर पढ़ के वो लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं, स्टेट सिविल सर्विस के पेपर्स क्लियर करते हैं, तो आप में भी क्या कहते हैं कुछ वो नहीं है, सब सेम ही है। तो आप में भी क्या कहते हैं वो दिमाग है। तो और न्यूज़पेपर है क्यों, न्यूज़पेपर वो इसलिए थोड़ी बनाया है कि कुछ ही लोग पढ़ेंगे जो इंटेलिजेंट, ऐसा थोड़ी है। न्यूज़पेपर का तो मोटिव ही यही है कि हर किसी को समझ में आए, है ना। तो आप प्लीज़ न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझिए। और देखिए, जैसे कि मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने पहली बार न्यूज़पेपर द हिंदू शुरू किया था, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं मेरे को 6 घंटे लगे थे। ठीक है, और मेरे को काफ़ी टाइम तक ऐसी टाइमिंग रही मेरी, 5-6 घंटे 5-6 घंटे। लेकिन बात यही है कि उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे पास करने को कुछ था नहीं। तो मैंने सोचा कि अपना इसी में टाइम लगाया जाए, कुछ करने को जब है ही नहीं। तो आजकल भी टाइम ऐसा ही चल रहा है कि आदमी के पास अभी बस वर्क फ्रॉम होम है और उसके बाद वो कुछ कर नहीं रहा है। तो
इससे बढ़िया आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। इतने सारे क्या कहते हैं वो आते हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो बंदा है, कोई वो है, पर्सन है, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं कह रहा हूँ आप न्यूज़पेपर पढ़ के देखिए, आपका पूरा दिन निकल जाएगा और आपको जो फीलिंग आएगी वो बहुत अलग होगी कि हाँ, हमने जो है द हिंदू पढ़ा है, हमने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है। पढ़ने करने को बहुत कुछ है, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और आपको एक कॉन्फिडेंस है एक अंदर से, जैसे कि मैंने आपको कोरोना का वो एडिटोरियल बताया कि 79% लोग जो हैं वो मास्क जो है लगा के केसेस जो हैं थोड़े कम हो जाते हैं। और ब्राज़ील में एक वो हुआ था और एक अमेरिकन स्टडी हुई थी। तो अगर आप जो है जैसे कि आप पढ़ोगे, ये चीज़ें आपके अंदर इम्बाइब होगी, फिर आप किसी को बताएंगे, ठीक है, कोई स्कूप वूप जैसी आंटी मिल गई, वो आपको कहने लगे तो आप उनको समझा सकते हो। और अगर आप किसी को डेटा और फैक्ट से समझाते हो तो वो चीज़ और ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है, आपकी बात आदमी सुनता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप न्यूज़पेपर पढ़िए। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मैं जो ये इनिशिएटिव जो मैंने ये लिया है, ये मैं बस मुश्किल से 1 महीने के लिए ही करूँगा, उसके बाद मैं वीडियोस बनानी बंद कर दूँगा। क्योंकि मेरा जो मोटिव यही है, कि मैं किसी को ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ ये कि मैं ये अपना पूरा लाइफ टाइम चलाता रहूँगा और आपको जो है वो करता रहूँगा, इस चीज़ के ऊपर एजुकेट करता रहूँगा। क्योंकि मैं बस ये 1 महीने तक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप ही खुद बताइए कि सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है कि अनएम्प्लॉयड लोगों को सब्सिडी पैसा दिया जाए, या फिर अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी जाए, है ना। तो ज़्यादा अच्छा है कि क्या कहते हैं, आप उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, तो वो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड आदमी को आप जो है पेंशन की तरह और सब्सिडी की तरह आप पैसे देते रहेंगे तो वो कुछ होगा नहीं वो। और बल्कि उसको तो फ्री में मिल रहा है, तो वो तो कहेगा कि मैं नौकरी क्यों करूँ, मेरे को तो फ्री में मिल रहा है ना। तो इसीलिए मैं भी ये 1 महीने ही करूँगा। मैं बस आपको जो है बताना चाहता हूँ कि ये न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंस है मैं वो बताना चाहता हूँ आपके अंदर जो है। इन न्यूज़ के थ्रू आपको इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप कराना चाहता हूँ कि आपको जो है समझ में आए कि हाँ, ये जो है टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है और ये चीज़ जो न्यूज़ चैनल में दिखाई जाती है उससे बहुत अलग है। और ये चीज़ आप ही के लिए अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छी है। आप किसी के सामने कुछ डिबेट करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाला भी कहेगा कि हाँ, ये जो है बहुत मतलब कि ये बंदा ऐसा है कि हाँ, इसके साथ डिबेट करी जा सकती है। और आपका एक लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे, फिर तो और भी अच्छा है। आपका लेवल तो एकदम जैसे कि मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप किसी के साथ भी डिबेट कर सकते हो किसी की टॉपिक पे। और अच्छा रहेगा कि आप जो है, अगर आपको कोई आर्टिकल नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कोई आर्टिकल है ऐसा कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसकी क्या कहते हैं, जैसे कि एक आर्टिकल हो गया म्यांमार वाला मैंने बताया आपको, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे तो इतना कुछ है कि वो एक ही टॉपिक पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो मैं जो है ये बस 1 महीने ही इनिशिएटिव चलाऊँगा। और बाकी आपके ऊपर है कि मैं मैक्सिमम लोगों को चाहता हूँ कि वो न्यूज़पेपर शुरू करें। और देखिए, जो डेमोक्रेसी है वो ऐसे ही सक्सेसफुल होती है अगर लोग जो है वेल इन्फॉर्म्ड रहे, अवेयर रहे कि चल क्या रहा है। तो क्या चल रहा है एक्चुअली में वो आपको न्यूज़पेपर में ही पता लग पाएगा। न्यूज़ चैनल तो क्या कहते हैं, मतलब कि मैंने बताया था आपको कि 24/7 न्यूज़ दिखाई जाती है, तो 24/7 वो न्यूज़ कहाँ से लेके आएंगे, तो वो कुछ भी स्टोरी पकड़ के लाते हैं।
तो आप न्यूज़पेपर जो है पढ़ने की आदत डालिए। और हाँ, तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। अच्छा, फिर हम लोग जो है एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, मैं हम लोग उस पर बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो छोटी सी है। ये मैं आपके अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि कोवैक्सीन जो एक वैक्सीन है, कोवैक्सीन, वो भारत बायोटेक की है, और उसका जो एक प्राइस है वो 400 रुपीज़ पर डोज हो गया है, ठीक है। 400 रुपये हो गया है, ठीक है। पहले 600 रुपये था, अब 400 हो गया है। और कोविशील्ड जो है उसका प्राइस 300 रुपीज़ पर डोज हो गया है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को ज़रूरत हो, आपके कोई नेबरहुड में हो या फिर आपके कोई रिलेटिव हो, उसको लगवाना हो, वैक्सीन लगवाना हो, और वो बोलने लगे कि 600 रुपये लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप सीधे बोल दीजिएगा कि नहीं, 600 का नहीं, 400 का है, ठीक है। तो ये मैं आपको बस ऐसे एक बार बताना चाहता था कि आप थोड़ा जो है वो रहे, ठीक है। अच्छा, और मैं ये एक बात और बताना चाहता हूँ कि हो सके तो आप एन सी आर टीज पढ़िए। बहुत सारे लोग आईसीएससी बोर्ड के होंगे और बहुत सारे सीबीएसई के हैं, तो उन्होंने तो पढ़ी हुई है। लेकिन फिर भी, चाहे आप सीबीएसई के हों चाहे आईसीएससी के हो, अगर आपकी एज अगर 23, 24, 25 कुछ ऐसी है, और घर पे आप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़िए। जो भी आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो, मतलब कि फेवरेट मतलब मैं साइंस से नहीं कह रहा हूँ, मैं आर्ट्स वाले सब्जेक्ट कह रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो आप पढ़ सकते हो। बात क्या है कि ये जो बुक्स है ना, जो सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है ये काम कैसे कर रही है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा। जैसे कि आपको क्या लगता है कि जो हिस्ट्री है उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ डेट्स वगैरह तक है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बीजेपी की भी वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आप वहाँ पे भी देखेंगे कि उनकी भी वेबसाइट पे कुछ टेक्स्ट्स हैं, जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जैसे चाणक्य कहते हैं अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र वो तो बहुत पुरानी है, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, मौर्यन एम्पायर की है। तो उन्होंने एक कोई कुछ रीज़न होगा ना, उन्होंने ऐसी चीज़ अपनी वेबसाइट पर, मतलब कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र अपने वेबसाइट पे डाली हुई है, डाउनलोड करने के लिए डाली हुई है कि आप पढ़ भी सकते हैं। तो एक रीज़न होता है इन चीज़ों का। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके अगर आप ये पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कुछ बेसिस हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये पूरी जो इंडिया वर्क करती है, पूरा वर्ल्ड काम करता है, आपको पता चलेगा। और इस वक्त मैं आपको पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग, काफ़ी लोग ग्रेजुएट भी हो गए होंगे, आपके ऊपर अब मार्क्स का प्रेशर भी नहीं है जैसे 9th 10th क्लास में हुआ करता था। तो आप और अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। और एनसीईआरटी की बहुत अच्छी बात यह है, स्टोरी के फॉर्म में है। जैसे कि मैंने बताया था कि 9th क्लास की जो पहला चैप्टर है, डेमोक्रेसी, उसमें 4 देशों की कहानियाँ हैं। एक तो पेरू है, और एक पोलैंड है, एक म्यांमार है, और एक नेपाल है। चारों कंट्रीज़ में बताया है कि डेमोक्रेसी के मूवमेंट्स किस तरीके से हुए, कि पहले वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। तो उसमें दिखाया है कि डेमोक्रेसी किस क्यों इम्पोर्टेंट है, और मिलिट्री रूल किस तरीके से मतलब कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को वायलेट करता है। तो मतलब कि मेरा कहने का मतलब है, और आप जब ये सब पढ़ोगे तो आपको न्यूज़पेपर इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आप उसके बाद आप को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कहीं मतलब कि आपको कहीं जाना पड़ेगा न्यूज़पेपर के बैकग्राउंड के जानने के लिए। तो कुछ बुक्स हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 9th क्लास की एनसीईआरटी है, पॉलिटी की, आप वो पढ़िए। और मैं पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए।
क्योंकि हम लोग अब एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि पॉलिटिक्स की बात बहुत होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के बारे में जान लेना चाहिए। बेटर बी अ एजुकेटेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। ऐसा आदमी ऐसे नहीं बनो कि किसी ने कुछ पॉलिटिक्स के बारे में बोल दिया तो आपने उसे मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जो है एजुकेटेड लोग हैं, तो बिहेव लाइक एन एजुकेटेड, ओके। तो मतलब मैं आपको कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, आप कभी सोचो कि ये तो हमारी बेइज्जती टाइप कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि हम लोग अगर पॉलिटिकल उसमें रह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लोग को अफेक्ट कर रही हैं, तो हम लोग को इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है ना। तभी तो हम लोग मतलब कि हम लोग क्या, डेमोक्रेसी वर्क ही इसी तरीके से करती है ना। अच्छा, आप मैंने अभी बताया कि मैं जो वीडियो है 1 महीने तक बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा। उसके बाद मैं वीडियो तभी बनाऊंगा अगर आपका कोई सजेशन आएगा, कि कोई बैकग्राउंड हो गया, कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है, तो आप मेरे को एक बार पुरानी वीडियोस पे कमेंट कर देना कि मेरे को इस बैकग्राउंड का, इस चीज़ का बैकग्राउंड नहीं समझ में आ रहा है, इस पे एक वीडियो बना दो, तो मैं आपको बता दूंगा। या फिर इंस्टाग्राम पे क्या कहते हैं, मेरे को आप मैसेज कर देना कि मेरे को इसका बैकग्राउंड नहीं पता है, या तो आप वीडियो बना दो या आप मेरे को डायरेक्ट समझा दो, तो मैं ऐसे कर दूंगा। लेकिन मैं बस 1 ही महीने तक चलाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये लंबा चलाता रहा तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, आप बस वीडियो देख लोगे। कि जब हिंदू पढ़ा ही रहा है तो हम लोग क्यों पढ़े, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि हाँ भाई, ये जो हिंदू में है और ये सब न्यूज़पेपर में कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं और इट इज़ वर्थ रीडिंग। तो आप ऐसे करें, ठीक है। ठीक है, चलिए, अब बहुत हो गया। अब एक जो है न्यूज़ बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, तो इसमें तो मैंने आपको वैक्सीन मैत्री का बता दिया है। उसके बाद पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में भी कुछ है नहीं, एक सोनिया गांधी का इंटरव्यू है। तो ये पॉलिटिकल इंटरव्यू से मैं तो कहता हूँ कि हाँ, मतलब आप पढ़िए, लेकिन मतलब मैं नहीं पढ़ना चाहता ये इंटरव्यू। क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर एक तरह से आदमी के मन में बायसनेस हो जाता है कि देखिए, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, वो कुछ कहते हैं कि कांग्रेस और कुछ कहते हैं कि बीजेपी। तो अगर कुछ प्रो बीजेपी वाले अगर कांग्रेस के इस इंटरव्यू को पढ़ेंगे तो वो एकदम ही उसको इररेलीवेंट मानेंगे। अगर प्रो कांग्रेस वाले अगर इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो वो कहेंगे हाँ ये तो, वो मतलब इसी को सही मानेंगे। भले ही कुछ इसके व्यूज़ ऐसे हो कि वो सही ना हो, लेकिन प्रो कांग्रेस वाले कहेंगे नहीं ये सही है ना। और कुछ बातें सही भी हो सकता है कि इसमें कुछ बातें सही भी हो, लेकिन फिर प्रो बीजेपी वाले इसमें देख के कहेंगे कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आदमी जो है अपना दिमाग लगाए थोड़ा। तो ये इसीलिए मैं ये इंटरव्यू नहीं पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि ये आप अपने आप से पढ़ लीजिए और इस पे आप अपनी ही ओपिनियन रखिए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हम्म, ठीक है, फिर हम लोग दूसरा इस पेज पे और कुछ है नहीं ऐसा। सब जो है ऑक्सीजन की सप्लाई सब उस पे है, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्यों कम है वो भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, आप वो भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के वजह से कम है, उसके नेचुरल रीजंस भी हैं। वो आप देख लीजिएगा आप वीडियो में, ठीक है। पहली वीडियो में, ठीक। हम्म। अच्छा, एक जो है इसमें मेरे को याद आ रहा है, इसमें एक था आर्टिकल, वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है उस एक्चुअली। एक मिनट, वो मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा है। हाँ, ये पेज नंबर 8 पर डेली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिमेन सेंटर। तो ये जो है एक न्यूज़ है, ये मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली।
लेकिन ये मैं आपको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। इसमें ना वो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस एक्ट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। 2021 का एक्ट है, और 2021 में एक्चुअली बात ये है कि उस वक्त एग्ज़ाम पास चल रहे थे, और जब ये एक्ट आया था एग्ज़ाम चल रहे थे, तो ये मैं उस वक्त पढ़ा नहीं था। तो और ये मैंने अब तक नहीं पढ़ा है। और जो लेफ्ट दिल्ली में जो गवर्नमेंट का बेसिस है, एक तो स्टेट असेंबली मतलब कि यूनियन टेरिटरी है ना, न्यू दिल्ली। एक तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और एक वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार भी है। तो उन दोनों के बीच में टसल चलता रहता है कि किसकी चले। आम आदमी मतलब कि उसे गवर्नमेंट की चलेगी या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की चलेगी, है ना। तो इसका एक पूरा मतलब कि एक अलग ही फॉर्मेट है कि वहाँ पे गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। कुछ कभी लॉ वहाँ पे कोई बनता है तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इंटरफेयर कर सकता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस पे मेरे को जो है जानकारी नहीं है ठीक से। तो ये मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि आप इस एक्ट को सर्च कर लीजिए, आप इस एक्ट के बारे में वीडियोस देख सकते हैं। एक वीडियो की वेबसाइट है स्टडी आई क्यू, आपको पता भी होगा। स्टडी आई क्यू में आप जो है ये एक्ट का नाम लिखिए और स्टडी आई क्यू आगे लगा दीजिएगा सफिक्स, तो वो आ जाएगा और आप समझ मतलब वो अच्छा पढ़ाता है। अगर आपको देखना है तो देखिए। और इसमें जो है पेज नंबर 10 जो है, पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 में भी क्या कहते हैं, तीन न्यूज़ है, और तीनों की तीनों अलग अलग कंट्रीज़ की है, और तीनों की तीनों सेम है कि वो कुछ ना कुछ जो है कोविड से रिलेटेड एंड मतलब कि वो वैक्सीन का रॉ मटेरियल हो गया और ऑक्सीजन हो गया, वो सब सप्लाई कर रहा है। जैसे कि यूएस का मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है ट्रेविस एयरपोर्ट से, जो यूएस का है, वहाँ से उड़ चुका है न्यू दिल्ली आने के लिए। और उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आएंगी इंडिया की मदद करने के लिए। उसमें जैसे कि ऑक्सीजन कंटेनर्स होंगे, और 1-2 लाख मास्क होंगे N95। तो ये, और रशिया से भी सेम ऐसी कुछ चीज़ें आ रही है, वेंटिलेटर और ड्रग्स, ठीक है। अच्छा, मैं चाइना का आपको बताता हूँ कि चाइना भी भेज रहा है। चाइना का मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशन बताया था कि चाइना जो है, हम लोग को चाइना को काउंटर करना है, और चाइना जो है इस वक्त मतलब कि हमारी एनिमी की तरह ही है एक तरह से। क्योंकि आपने काफ़ी चाइना के बारे में वो भी प्रोटेस्ट भी हुए हैं, टिकटॉक और पबजी और ये सब। तो तो इंडिया ने जो है चाइना से बोला है कि अब जो, क्योंकि मुश्किल वक्त है, तो इंडिया ने चाइना से बोला है कि हमें जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो हमें प्रोवाइड कर दो। तो चाइना ने जो है बोला है कि ओके, हम लोग जो है प्रोवाइड करेंगे, सॉलिडेरिटी दिखाई है, तो अच्छी बात है। तो जो चाइना है वो हम लोगों को हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स जो है सेंड कर रहा है। चाइना का जो स्टेटमेंट आया है वो ये है कि इंडिया ने अब तक हमें 25,000 ऑर्डर्स दिए हैं, और हम चाइना में जो लोग हैं वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब कि उनको ऑर्डर मिले हैं इंडिया की तरफ से। ऑर्डर मतलब कि वो वैसे ऑर्डर नहीं, मतलब जैसे फूड का ऑर्डर देते हैं, खाने का ऑर्डर देते हैं, वैसे ऑर्डर दिए हैं। 25,000 ऑर्डर दिए हैं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के लिए, कि हमें जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर चाहिए, तो 25,000 ऑर्डर दिए हैं और उनके लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। कार्गो प्लेन्स, कुछ कार्गो प्लेन्स को अब प्लान करा जा रहा है मेडिकल सप्लाईज के लिए। और चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी नीड्स सॉलिडेरिटी एंड कोऑर्डिनेशन फॉर कंसर्न रिस्पॉन्स। मतलब कि हम लोग जो है सॉलिडेरिटी और कोऑर्डिनेशन दिखा रहे हैं कि हम लोग जो है आपके साथ हैं, ठीक है। और चाइनीज़ ने जो है इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है पेंडेमिक में फ़ाइट करने के लिए, जो उनके तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, ठीक है। फिर एंटी पेंडेमिक मटीरियल्स, जो वही एंटी पेंडेमिक मटीरियल्स, ऑक्सीजन वगैरह और मास्क वगैरह ये सब,
जो है चाइना में प्रोड्यूस एंटी पेंडेमिक मटेरियल जो चाइना में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अब इंडिया आ रहे हैं, और बहुत फास्टर पेस से आ रहे हैं, और वो पेंडेमिक को फाइट करने में मदद करेंगे। और एक स्टेटमेंट आया है कि चाइनीज साइड जो है विल डू utmost टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प टू नीड्स फॉर इंडिया। मतलब कि हम लोग पूरी अपनी जी जान लगा देंगे और इंडिया की मदद करेंगे। ठीक है, तो अब चाइना का जो है, आप अब सोचिए इसके बारे में कि चाइना हमारी मदद कर रहा है ना, और जो हमारे दुश्मन की तरह, मतलब हम उन्हें थोड़ा वैसे देख रहे हैं आजकल, एज अ एनिमी। एज अ एनिमी तो काउंटर बोल, काउंट एनिमी इज नॉट अ राइट वर्ड, वी कैन से एज आर एडवर्सरी, एज अ। सोचिए कि अब ये आप अपना दिमाग लगाइए कि चाइना जो है हम लोग को ऐसे टाइम पे मदद कर रहा है, और हम लोग यूएस से भी सप्लाईज मंगा रहे हैं, जो यूएस और चाइना भी एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी एक्टिव रहते हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही रहते हैं मैक्सिमम। तो ये तो वो बात होगी ना एक तरह से कि और साथ में रशिया भी वेंटिलेटर्स भेज रहा है। तो रशिया जो है हम लोग रशिया के साथ कभी कभी इसलिए अच्छे रिलेशन बनाए रखते हैं कि वो भी जो है चाइना को काउंटर करता है, रशिया, है ना। और रशिया के साथ कभी कभी हम लोग जो है, यूएस कभी कभी चाहता है कि रशिया के साथ ना रहे, क्योंकि रशिया और यूएसए का तो पास्ट बहुत ज़्यादा ट्रेजिक रह चुका है। ठीक है, सोवियत यूनियन जब हुआ करता था, रशिया रशिया आपको पता है, वो रशिया जो है पहले 1991 से पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था। उसमें जो है बहुत सारे कंट्रीज़, यूरोप के भी कुछ कंट्रीज़ आते थे, और फिर 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, सोवियत ब्लॉक का। उसके बाद रशिया, तो उसमें से कुछ कंट्रीज़ यूरोप में चले गए और रशिया एक अलग हो गया पूरा। तो वो वर्ल्ड वॉर की बात है, वर्ल्ड वॉर टू वॉर, कोल्ड वॉर की बात है एक्चुअली। कोल्ड वॉर में हुआ था डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो इसमें जो है कोल्ड वॉर यही था कि सब, एक्चुअल में कोल्ड वॉर कोई वॉर नहीं था, सब जो है दिमाग में चल रहा था कि ये कोई कंट्री ऐसा ना कर दे, मतलब शक जिसे कहते हैं, कि शक था बहुत ज़्यादा कि ये कंट्री बम ना गिरा दे, एटम बॉम्ब ना गिरा दे, ये सब। तो कहने का मतलब है, हम लोग को सप्लाईज रशिया भी भेज रहा है, हम लोग को सप्लाईज चाइना भी भेज रहा है, हम लोग को सप्लाईज यूएस से भी भेज रहा है। तो बहुत सोच समझने वाली बात है कि हम लोग अब किसके साथ बना के रखेंगे। अगर हम आगे कोई ऐसा पोस्ट पेंडेमिक जब फेज़ आएगा, मतलब 5-6 साल बाद कुछ ऐसा होगा, तो कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग को किसी की साइड लेनी पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे। साइड तो हम लोग नहीं लेते हैं, वो तो बहुत पहले से जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि हम लोग किसी के साइड में नहीं रहेंगे, कोई अलायंस नहीं बनाएंगे, नॉन अलाइंग रहेंगे। तभी नॉन अलाइंग मूवमेंट चला था, नैम। तो लेकिन कहीं ना कहीं बात तो रहती है कि अब अभी देखिए ना, हम लोग को चाइना को काउंटर करना है, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया और जापान और यूएसए के साथ में एक अलायंस टाइप बना लिया है, क्वाड, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको अब, अगर आप न्यूज़पेपर आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको और मज़ा आने लगेगा ये सब सोचने में कि अब चाइना की तरफ से भी सप्लाई आ रही है, यूएसए की तरफ से भी आ रही है, रशिया की तरफ से आ रही है। आगे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो चाइना कहेगा आप हमारी फेवर लीजिए, क्योंकि हमने जो है आपकी मदद करी थी। यूएसए कहेगा मदद तो हमने भी करी थी, रशिया कहेगा मदद तो हमने भी करी थी। तो ये जो है इंडिया के लिए थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इंडिया के भी जो है काफ़ी ऑफिसर्स हैं, मतलब बहुत
समझदार ऑफिसर्स है, इंडिया भी जो है कम नहीं है, वो भी ऐसी सिचुएशन को टैकल करना जानती है। तो ठीक है। तो हाँ, उसके बाद एक न्यूज़, लास्ट जो न्यूज़ है वो ये है, और बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये कल की न्यूज़ है एक्चुअली, कि चाइना ने जो है अपना बोल दिया है कि श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ उसके टाइज बहुत अच्छे रहेंगे। तो हमारे लिए थोड़ा अलार्मिंग बेल हो सकती है। अच्छा, मैंने आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी बताई थी, याद है ना? कि वो एक इंडियन ओशन में अर्थ, वो इंडिया के नीचे एक आइलैंड की माला बना दी है, आइलैंड की एक उन लोगों ने गार्लैंड बना दी है। होता क्या है कि अगर हम लोग का आगे चाइना से वॉर होता है, किसी से वॉर होता है, या फिर पाकिस्तान से भी होता है, किसी से भी होता है, और हम लोग को सप्लाईज जो है मतलब कि मंगानी पड़े कहीं और से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, कहीं से वेपन्स मंगाने पड़े, तो वो या तो एयर के थ्रू आता है ना, या फिर क्या कहते हैं, वाटर के थ्रू आएंगे। तो अगर वाटर के थ्रू आएंगे तो वो वहाँ पे आइलैंड है जो उन लोगों ने लीज पे ले रखे हैं, जो खरीद रखे हैं, तो वहाँ पे वो उनको शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और वो वेपन्स आ नहीं पाएंगे इंडिया। समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहा हूँ मैं? और स्ट्रिंग, हाँ, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मैंने बताया था, तो एक्चुअली है क्या कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंदर श्रीलंका का एक पोर्ट है, हम्बन टोटा पोर्ट, श्रीलंका की टेरिटरी है वो। चाइना ने जो है श्रीलंका से उस पे, मतलब बहुत पहले की बात है, चाइना ने श्रीलंका से लीज पे ले लिया है। आई थिंक 198 ईयर्स की लीज है, 198 ईयर्स की लीज पे ले लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि श्रीलंका हमारे जस्ट मैप में जो है हमारे नीचे है, और वहीं पे क्या कहते हैं, श्रीलंका ने वहीं पे अपना एक पोर्ट चाइना को भी दे दिया है। तो और अब बांग्लादेश से भी ये कह रहा है कि हमारे अच्छे संबंध हो रहे हैं, और बांग्लादेश तो जस्ट हमारे बराबर में है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अलार्मिंग बेल है कि कुछ ये बॉर्डर के थ्रू कर सकता है, या फिर कुछ ये वाटर के थ्रू नीचे से कर सकता है, और श्रीलंका से, है ना? तो अब जो न्यूज़ जो आई है वो ये है कि आर्टिकल जो वो हेडिंग है वो ये है कि श्रीलंका हैज़ प्रायोरिटाइज्ड टाइज विद चाइना। श्रीलंका ने खुद से बोला है कि चाइना के साथ उसके टाइज को प्रायोरिटाइज किया है उसने, कि अभी प्रायोरिटी जो है रिलेशन की वो चाइना है। ठीक है। अच्छा, श्रीलंका का भी एक अलग ही हिस्ट्री है इंडिया को लेके। वो मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, आपने मद्रास कैफ़े देखी होगी, तो आप नहीं देखी तो आप वो देखिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं तो आपको समझा ही सकता हूँ, लेकिन आपको बढ़िया मूवी के थ्रू समझ में आ रहा है, उसमें भी जॉन अब्राहम है, तो आप देखिए, मज़ा आएगा। ठीक है। उससे आपको समझ में आएगा कि थोड़ा बहुत श्रीलंका से हम लोग का हल्का सा है कि नहीं, पहले नहीं है थोड़ा सा, मतलब कभी ऐसा होता है कि हाँ बनती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो चाइना को लीज पे दे देता है, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट ऐसे निकाल देता है कि चाइना के साथ में हमारी प्रायोरिटी है। तो कहीं ना कहीं मतलब डाइस ही रहता है उसका मामला, श्रीलंका का। ठीक है। अच्छा, वैसे श्रीलंका ने तो ये बोला है, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है, वैसे तो उन्होंने ये बोला है कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और वो कभी किसी मेजर पावर के वो कभी किसी मेजर पावर के इन्फ्लुएंस में आके अपना सर नहीं झुकाएगी। मतलब कि अगर जैसे इंडिया या यूएस ने श्रीलंका से बोल दिया कि चाइना के साथ मत रहो, तो वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और कोई हमें कुछ ऐसा कह नहीं सकता है, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता है। मतलब इसको कहते हैं सॉवरेनिटी, कि जैसे इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री, कि हम जो है अपने लॉज खुद बनाएंगे, अपने रिलेशंस खुद बनाएंगे, हमें कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री है, इसका डिसीजन हम लेंगे, आप नहीं लोगे। तो ये चीज़, ये भी यही कह रहा है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और हमें जो है कोई मेजर पावर आउटसाइड से ये नहीं बता सकती कि हमें क्या करना है क्या नहीं, कि अलायंस बनाना है कि नहीं।
तो श्रीलंका और चाइना ने प्रॉमिस मतलब कि वाव ली है। वाव समझे ना, कसम खाई है एक तरह से कि अपने एक दूसरे की मतलब कि जो श्रीलंका और वो है, जो श्रीलंका में जितने भी सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर है, मिलिट्री सेक्टर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, ये सब सेक्टर में श्रीलंका और चाइना एक साथ मिलके कोऑपरेट करके काम करेगा। ठीक है। श्रीलंका ने मिलिट्री असिस्टेंस प्रोटोकॉल भी चाइना के साथ साइन किया है। अब मेरे को ये तो नहीं पता है कि मिलिट्री असिस्टेंस प्रोटोकॉल में क्या क्या है उनके, लेकिन एक मिलिट्री असिस्टेंस प्रोटोकॉल में इतना तो होता ही है कि जो बेसिक सी चीज़ है कि हथियार सप्लाई करेगा। जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो चाइना है वो श्रीलंका को वेपन्स वगैरह सप्लाई कर सकता है। ठीक है। फिर श्रीलंका ने बोला है कि श्रीलंका ने फिर बोला है कि ये बहुत दोस्ती दिखा रहे हैं। श्रीलंका कह रहा है कि हम चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से कुछ सीखेंगे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नेंस वाला मॉडल है उससे कुछ सीखेंगे। मतलब एक मिनट, श्रीलंका ने बोला है कि हम लोग चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नेंस मॉडल से कुछ सीखेंगे। मतलब चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उन्होंने कोई पॉवर्टी एलिवेशन और रूरल रूरल रिवाइटलाइजेशन प्रोग्राम चलाए हैं। उसके अंदर उन्होंने शायद कोई गरीबी कम करी होगी, कुछ ऐसा है। तो ये कह रहे हैं कि हम उसके इन प्रोग्राम से कुछ सीखेंगे। ठीक है। फिर चाइना ने बोला है कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट है और नॉन अलाइंड है। नॉन अलाइंड मतलब किसी एक के साइड में नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हो, बस एक ये स्टेटमेंट दे रहा है। और उसने बोला है कि हम लोग जो है श्रीलंका के साथ एक जॉइंट एफर्ट में मिलके कोऑर्डिनेशन और रीजनल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लेके आएंगे। ये सब जो है थोड़ा आइडियल बातें हैं जो होती है। फिर श्रीलंका ने पहले भी अर्लियर बोला था, श्रीलंका ने पहले क्या बोला था कि क्वाड, वही जो मैं क्वाड की बात कर रहा हूँ, QUAD क्वाड, इसका मतलब मैं फुल फॉर्म भूल गया, क्वाड्रिलेटरल अलायंस करके कुछ है। इसमें ये है कि वही चाइना को वो काउंटर करने के लिए कि हाँ, तो श्रीलंका ने पहले बोला था कि हम लोग तो क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस की तरह देख रहे हैं, मिलिट्री अलायंस की तरह देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर क्वाड का एम इकोनॉमिक रिवाइवल है तो हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक बात ये है, हर कंट्री कहता है कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं बनाएंगे, हम जो है नॉन अलाइंड है। लेकिन ये जो है बोलने वाली बात है, एक्चुअली में होता तो यही है कि अलायंस बना रहे हैं किसी को काउंटर करने के लिए, लेकिन सामने वाले को दिखाने के लिए वो ये बोल देते हैं कि ये जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए है, कि इन रीजन का इकोनॉमिक अच्छा हो। जैसे कि इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड है, उन्होंने ये बोला है कि इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए है, कि यहाँ पे जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव किया जा सके और उसकी इकोनॉमिक मतलब कि चारों देश जो है एक दूसरे की इकोनॉमी में, एक दूसरे की इकोनॉमी से कुछ समझ के एक दूसरे की इकोनॉमी को अच्छा करें। ठीक है, उन्होंने ये एक रीज़न दिया है। तो श्रीलंका बोल रहा है कि हम लोग तो क्वाड को एक एक्सक्लूसिव मिलिट्री अलायंस की तरह देखते हैं, अगर क्वाड का एम इकोनॉमिक रिवाइवल है तब हमें कोई इशू नहीं है। तो श्रीलंका भी सेम यही कर रहा है, वो जो है एक तरह से अलायंस ही बना रहा है। अब भाई उसको अपना पोर्ट दे दिया उन्होंने, हम्बन टोटा, है ना, और उसके बाद कह रहा है कि हम तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाते हैं, हम नॉन अलाइंड है। तो ये जो है श्रीलंका और जो है श्रीलंका और चाइना के बारे में था कि श्रीलंका ने बोल दिया है कि हमारी प्रायोरिटी इस वक्त चाइना के साथ है, चाइना के साथ रिलेशन में है। तो ये जो है आज की न्यूज़ थी, इतनी न्यूज़ है आज की। अच्छा, एक जो है अगर चाइना की बात आ रही है इतनी, एक और चाइना का इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, है ना। एक है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये चीज़ें अगर आगे आने वाली
एडिटोरियल्स वगैरह या किसी के थ्रू आती है तो मैं आपको इनके बारे में भी बताऊँगा। नहीं आती है तो मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। और बाकी जो है मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि कहीं डाउट आ रहा है, कोई आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए और आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस पे कमेंट कर दीजिए, मैं वो देखता रहूँगा। तो मेरे को पता चलता रहेगा कि हाँ जो है आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आप अपना डाउट बता दीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक ये है, आप इस पे जो है वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको किसी चीज़ की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना हो, कुछ समझना हो, तो मैं वो आपको समझा सकता हूँ, बहुत आराम से समझा सकता हूँ। मैं उसके लिए आपकी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको जो है न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू करिए। तो आपको लग रहा होगा अभी कि टाइम नहीं है या ये सब। और मैं जैसे मैंने बोला कि शुरू में 6 घंटे लगे थे, आपको ये सब करने की ज़रूरत कुछ नहीं है। आपको दिन में बस एक तो न्यूज़ ही पढ़ लो, वो ही सही है। लेकिन कंसिस्टेंसी लेके आइए, रोज़ पढ़िए एक दो न्यूज़। तो जो है, और न्यूज़ का चॉइस भी आप अच्छे से देख लीजिए। आज जैसे कि आजकल कोविड की बहुत आ रही है, तो कोविड को छोड़ के जितनी न्यूज़ आ रही है आप वो पढ़ लीजिए। और ऐसी कोई न्यूज़ जो कोविड और सोसाइटी से इंटरलिंक्ड हो, आप वो पढ़ लीजिए। तो पूरा न्यूज़पेपर तो मैं आपसे कह ही नहीं रहा कि आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़िए। आप जो है कुछ ही न्यूज़ पढ़िए। और अगर आप पूरा भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोविड टाइम चल रहा है, सब घर पे बैठे हैं, तो आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एज अ चैलेंज लीजिए और करके देखिए, उसमें भी आप ही को अच्छा लगेगा, उसमें ऐसे कोई इशू नहीं है। और आप जो है आपको जैसे कि और आगे कुछ पढ़ोगे और आपको उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है, तो उसकी मैं जो है आपको वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। मतलब इसमें कुछ वो नहीं है कि मैं 1 महीने तक ही बना रहा हूँ। तो आप मतलब कि आप शुरू करिए। आप खुद इनिशिएटिव लीजिए और उसके बाद जो है मैं भी साथ साथ आपकी हेल्प करूँगा। मुझे हेल्प करने में कोई इशू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेरे को बल्कि अच्छा लगेगा कि हाँ आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, मेरे को अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं मेरा भी जो है रिवाइज होता रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो चलिए फिर आज की न्यूज़ ख़त्म होती है। ओके। और कुछ तो है नहीं बोलने को ऐसा। हाँ वही कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव अगर कभी आगे आते हैं तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। और आप जो है अभी आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप जो है आजकल न्यूज़ में बहुत सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सुन रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, तो आप मेरे को वो भी बता दीजिएगा। आप जो है कमेंट में डाल दीजिएगा कि जो है आजकल ये चल रहा है, ये क्या है। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। मतलब कुछ भी आपको पूछना हो, इकोनॉमी से रिलेटेड पूछना हो, वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड पूछना हो, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं कहूँगा कि मत पूछिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी छोड़ के आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए फिर। ओके, होप यू एंजॉय। थैंक यू।